स्वागत है दोस्तों। हमने अपने पिछले वीडियो में द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध के बारे में देखा, जिसका पहला हिस्सा हमने देखा निबंधकारों के परिचय के साथ कि कौन कौन से निबंधकार द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। हमने इसके साथ कई सारे निबंधों को भी देखा, उनकी प्रवृत्तियों को भी देखा। दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि और जो प्रवृत्तियां द्विवेदी युग के निबंधों की थी, जिसमें प्रमुख निबंधकार के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी आते हैं। इनके कौन से निबंध और उनके निबंधों की विशेषताएं क्या है, ये सारी जो विशेषताएं हैं ये आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, साथ ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में भी बहुत उपयोगी होगी। चाहे वो मिलान वाले प्रश्न हों, चाहे वो तथ्य और निष्कर्ष वाले प्रश्न हों, इन सब में भी अगर आते हैं ये चीज़ें तो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपको जानकारी रहेगी इस युग के निबंधों की प्रवृत्तियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में। शुरुआत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में द्वितीय उत्थान, जो द्विवेदी युग है वो उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में द्वितीय उत्थान नाम से है। इस दौर की पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों को केवल बातों का संग्रह कहते हैं। वो कहते हैं कि ये सारे लेख न लेख हैं न निबंध हैं, ये केवल बातों का संग्रह है, मोटी मोटी बातों का संग्रह। शुक्ल जी लिखते हैं कि उनमें अधिकतर लेख बातों का संग्रह के रूप में ही थे, लेखकों के अंतः प्रयास से निकली विचारधारा के रूप में नहीं। अंतः प्रयास से जो निकली हुई विचारधारा होती है वह गुम्फित होती है, वह मजबूत होती है, उसकी एक मजबूत पक्ष होता है। लेकिन बातों का संग्रह ऐसा लगता है कि गपोड़ियों के लिए लिखा गया हो, या बहुत हल्की फुल्की बातें जो चलताऊ लोगों की बातचीत होती है। तो ये शुक्ल जी का कहना था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शुक्ल जी की जो शैली थी वो सामासिक शैली थी। वो जब लिखते थे तो एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ होता था और हर एक वाक्य अपने आप में एक महत्ता रखता था, उसका अपना महत्व होता था। इसलिए वो चाहते थे कि बाकी जो निबंधकार हैं वो भी लिखें तो कुछ ऐसा ही लिखें, केवल मोटी मोटी बातें न लिखें। ये शुक्ल जी की मान्यता थी इस दौर। तो आपको ध्यान रखना है कि शुक्ल जी ने किस युग के निबंधों को बातों का संग्रह कहा, द्विवेदी युग के, और किसके विशेष रूप से किस लेखक के संदर्भ में कहा वो भी हम आपको बताते हैं। यही बात उन्होंने पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अधिकतर लेखों के बारे में कहा, और कहा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो लेख हैं और निबंध हैं वो बातों के संग्रह हैं। तो एक तरफ पूरे द्विवेदी युग के निबंधों और लेखों को वो कहते हैं कि ये बातों का संग्रह है, और दूसरी तरफ विशेष रूप से कहते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के तो बातों के संग्रह हैं ही। और कहा कि गंभीर से गंभीर विषय पर द्विवेदी जी केवल मोटी मोटी बातें करते हैं, सूक्ष्म विवेचन उनके निबंधों और लेखकों में दिखाई नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कोई भी गंभीर से गंभीर विषय हो, लेकिन वो बात करते हैं तो केवल मोटी मोटी बातें करते हैं, बहुत जो ज़रूरी है उसके अलावा सूक्ष्म विवेचन जो होता है वो नहीं है महावीर प्रसाद द्विवेदी में। और आप हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे तो निबंधों के अंतर्गत जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का वो उल्लेख करते हैं तो कहते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये कम अक्ल या मोटी बुद्धि वाले पाठकों के लिए लिखा गया हो। देखिए, बहुत बड़ी टिप्पणी है कि कम अक्ल या मोटी बुद्धि वाले पाठकों के लिए इनके निबंध लिखे जाने मालूम पड़ते हैं। तो सोचिए, एक जिसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में इतनी बड़ी टिप्पणी आचार्य शुक्ल जी ने की हुई है। तो ये कभी भी परीक्षाओं में ऐसा पूछे तो आप ध्यान रखिएगा। इस दौर के निबंध के क्षेत्र में अन्य भाषाओं से भी खूब अनुवाद हुए हैं। यानी द्विवेदी युग में सारे निबंधकारों ने प्रयास किया कि अन्य भाषाओं में जो कुछ भी लिखा गया है उन सभी को अनुवाद करके हिंदी में भी लाया जाए, क्योंकि हिंदी एकदम नई नई साहित्यिक भाषा बनी हुई थी, आधुनिक हिंदी जो खड़ी बोली की थी। तो सारे लगभग लेखकों ने, निबंधकारों ने यह प्रयास किया कि हिंदी को समृद्ध करने के लिए अनुवाद भी आवश्यक है। तो इस दौर में निबंधों के खूब अनुवाद भी हुए, जिससे हिंदी निबंध साहित्य काफ़ी समृद्ध हुआ। शुक्ल जी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की शैली को व्यास शैली और उसकी श्रेणी विचारात्मक बताते हैं। कहते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की शैली जो है वो व्यास शैली है। व्यास शैली क्या है? हमने ऊपर जो बात की कि बहुत विस्तार से बात करना, विस्तार से संवाद की भाषा में बात करना, वो व्यास शैली होती है। और समास शैली वो होती है जिसे हम कहते हैं कि बड़ी दार्शनिक बातें कर रहे हैं, बहुत इनकी एक एक बात में रहस्य है, दर्शन है, वो सामासिक शैली होती है। यानी कि विचारों को दबा दबा करके कसा गया हो हर एक वाक्य में,
शुक्ल जी ऐसा लिखते हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे। बहुत दिलचस्प है शुक्ल जी के विचार इस मामले में। तो ध्यान रखना है कि शुक्ल जी कहते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो निबंध की शैली थी वो व्यास शैली थी और उसकी श्रेणी विचारात्मक थी। उनके सारे निबंध विचारात्मक कोटि के हैं। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने द्विवेदी जी के निबंधों की आलोचना में लिखा है। देखिए वही बात जो हमने ऊपर बताई कि द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि एक लेखक ने कम अक्ल या मोटी बुद्धि के पाठकों के लिए इसे लिखा हुआ है। तो ये प्रमाण के तौर पे हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। निबंध के मानक क्या होने चाहिए? अब जब आप किसी पर टिप्पणी करते हैं कि अरे ये तो बहुत हल्का लिखते हैं, मोटी मोटी बातें लिखते हैं कम अक्ल के लोगों के लिए, तब वो अपने भी विचार बताते हैं कि मैं केवल कह नहीं रहा हूँ, एक मानक बता रहा हूँ कि निबंध कैसे होने चाहिए। तब शुक्ल जी लिखते हैं कि शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहाँ एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचारखंड को लिए हों। अब देखिए बहुत अच्छा मानक शुक्ल जी ने दिया है जिसे हम कहते हैं कसावट। भाषा में जब कसावट होगा, विचारों में कसावट होगा, तब जाकर के इस तरह के निबंध लिखे जा सकते हैं कि आप एक पैराग्राफ पढ़ के ही समृद्ध हो सकते हैं। आप किसी पुस्तकों को आप पढ़िए और उन्हें पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपने 2 पन्ने पढ़ लिए, 2 या 4 पन्ने पढ़ लिए, आपको कुछ काम का नहीं मिला। लेकिन जहाँ इस तरह का लेखन होता है कि एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और हर एक वाक्य अगले संबद्ध विचारखंड को लेकर के आता है, तब वहाँ पर निबंध श्रेष्ठ होते हैं। ये शुक्ल जी मानते हैं। तो निबंधों की परिभाषा, जो निबंध लिखना नहीं जानते या सोचते हैं कि निबंध में ऐसा क्या लिखा जाता है वो श्रेष्ठ होता है, तो शुक्ल जी के इस वाक्य को ध्यान से पढ़ लें ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि निबंध कैसे लिखे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास सार्थक लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब आपने नहीं किया हुआ है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको सही समय पर जानकारियाँ मिलती रहें और आपके विचार भी हमें मिलते रहें कि हम आगे आपके लिए और बेहतर क्या कर सकें। साथ ही आप हमारे नोट्स भी चाहें तो अवेलेबल है हिंदी शॉर्ट नोट्स के नाम से, जो कि बहुत उपयोगी है परीक्षाओं की दृष्टि से। आप उसे भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण निबंध इस दौर के वो हम देखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ निबंध हैं। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? 1913 में उन्होंने इस निबंध को लिखा। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, 1913 में। और आर्य समाज का कोप 1914 में। नैषध चरित चर्चा। तो इस तरह की जो ये निबंध हैं, ये ध्यान रखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। आर्य समाज का कोप महत्वपूर्ण है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, ये निबंध भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। वेबर का भ्रम। वेबर का भ्रम पंडित माधव प्रसाद मिश्र। पंडित माधव प्रसाद मिश्र भी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। शुक्ल जी ने इन पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने बताया है कि बड़े खरे आदमी थे, वेद पुराण साहित्य और हमारे परंपरागत जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उस पर टिप्पणी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और इसीलिए उन्होंने लिखा कि वेद पुराण साहित्य के संबंध में कच्ची पक्की बातें करने वाले पाश्चात्य संस्कृति के विद्वानों का भी डटकर विरोध करते थे। उसी क्रम में यह निबंध है और इन्होंने यहाँ तक किया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी तक को नहीं छोड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने श्रीधर पाठक जी की कविता गुणवंत हेमंत है, आप पढ़ेंगे जब शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास को तो वहाँ आपको ये जिक्र मिलेगा कि श्रीधर पाठक के गुणवंत हेमंत कविता का खूब बखान किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और ये जिस आधार पे उन्हें पंडित माधव प्रसाद मिश्र को अच्छा नहीं लगा, नहीं पसंद आया, तो उन्होंने श्रीधर पाठक और महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों को आड़े हाथों लिया और उनकी आलोचना की। तो बड़ा दिलचस्प वाकया आपको शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलेगा। बहुत रोचक है, आप ज़रूर पढ़ें इस किताब को। आगे देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने, बाबू बाल मुकुंद गुप्त भी द्विवेदी युग के एक निबंधकार थे। उन्होंने आत्माराम नाम से निबंधमाला निकालकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की चुहलपूर्ण आलोचना की, जिसके जवाब में द्विवेदी जी ने सरगौ नरक ठिकाना नाही शीर्षक से निबंध लिखा, जिसमें वे कल्लू अलहित नाम से लिखते हैं। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को एक तरह से छेड़ने की मुद्रा में बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी ने आत्माराम नाम से निबंधमाला लिखी। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी उसका उत्तर देने के लिए कल्लू अलहित नाम से आल्हा शैली में सरगौ नरक ठिकाना नाही लिखकर उसका जवाब दिया। तो ये
पूछा जाता है और बहुत रोचक प्रसंग है, इसे आप ध्यान रखिएगा। शिवशंभू के चिट्ठे, वायसराय के कर्तव्य, ये बालमुकुंद गुप्त जी के ही निबंध थे। फिर निराशा क्यों, कर्तव्य संबंधी रोग निदान और चिकित्सा, समाज और कर्तव्य पालन, ये बाबू गुलाब राय जी के निबंध हैं। ये फिर निराशा क्यों बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है कि गंभीर भावों के विवेचन में सबसे अधिक सफलता आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मिली। इन्होंने क्रोध, भय, घृणा, करुणा, क्रोध, लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति आदि मनोभावों का मनोविज्ञान, काव्यशास्त्र तथा जीवन के अनुभव के आधार पर बड़ा ही गंभीर विवेचन किया है शुक्ल जी ने। अब देखिए, गंभीर विवेचन, एक तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को हल्के वजन और मोटी अकल के पाठकों के लिए कहा, दूसरी तरफ खुद उन्होंने गंभीर विवेचन किया मनोभावों का। ठीक, तो ये उनकी विशेषता थी शुक्ल जी की। आगे हम देखते हैं, हिंदी निबंध परंपरा में व्यास और समास दोनों शैलियों के निबंध इस युग में दिखाई पड़ते हैं, द्विवेदी युग में। व्यास शैली के उदाहरण कौन कौन हैं? व्यास शैली का प्रयोग यानी कि बहुत फैलाव, बहुत ज़्यादा विस्तार से संवादपूर्ण तरीके से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बाबू श्याम सुंदर दास जी तथा मिश्र बंधु भी इस दौर में ही लिख रहे थे। द्विवेदी युग में ही मिश्र बंधु भी लिख रहे थे निबंध, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये लोग व्यास शैली का इस्तेमाल करते हैं। और समास शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में दिखता है। हर एक वाक्य में विचार दबा दबा के कसे हुए मिलेंगे आपको, जैसा शुक्ल जी ने खुद लिखा है। शुक्ल जी निबंधों में विचारों के गुम्फन को आवश्यक मानते हैं। एकदम गुम्फित हो, सघन हो विचार, विरल ना हो कि आप पढ़ते चले जाएं और आपका विचार पुष्ट ही ना हो, थोड़ा पढ़ें और आपके विचार में गुम्फन आ जाए, इस तरह की शैली शुक्ल जी में थी। तो ये आप देख रहे थे द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध की प्रवृत्तियाँ, उनकी विशेषताएं, निबंधों को कैसा होना चाहिए, उस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मान्यता, उनके अवधारणा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पर जिस तरह की आलोचना उन्होंने लिखी, ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार अच्छे से मन से सुन लेंगे, रिवाइज कर लीजिएगा इस वीडियो को, अच्छे से सुन लेंगे आप, तो आपको कभी भुलाएगा नहीं कि द्विवेदी युगीन निबंधों के दौरान कौन कौन से वाक्य आते हैं, कौन कौन से टकराहटें आती हैं, उनमें हिंदी निबंध के क्या मानक निकल के आते हैं, आपका वो सब क्लियर हो जाएगा। तो एक छोटा सा वीडियो 12 से 13 मिनट का, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसी उम्मीद के साथ हम अपने वीडियोज़ लेकर के आपके समक्ष मौजूद रहते हैं। जैसा भी होगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने विचार टिप्पणी में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। शुभकामनाएं।